कल पहली वीडियो पे एक दोस्त ने सवाल किया था कि सर अरबी और उर्दू हरूफ तहजी को प्रोनंसिएट करने में कन्फ्यूजन है कि अरबी और उर्दू के हरूफ को हम कैसे पढ़ते हैं और कैसे अदा करते हैं। यकीनन ये उर्दू और अरबी के हरूफ तहजी जो है इसको पढ़ने में आजकल कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है। आपने अक्सर देखा होगा कुछ बच्चे अलिफ बे पे ते ऐसे पढ़ते हैं, जबकि कुछ बच्चे अलिफ बा पा ता, तो आपको भी कन्फ्यूजन होती है कि अभी कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। यहाँ पे आज हम इस कन्फ्यूजन को भी ख़त्म करेंगे। अरबी में जो है हम इन अल्फाज को, इन हरूफ को अलिफ बा पा ता टा इस तरह, चूँकि अरबी में ठा नहीं है पा नहीं है, बाकी जो हरूफ तहजी हैं यानी रा ज़ा त्वा ज़ा फ़ा हा या, इसको हम आ की साउंड के साथ पढ़ते हैं। आ यानी बा ता सा रा ज़ा, ये आ की साउंड है। जबकि उर्दू के जो हरूफ तहजी हैं उनको हम ए साउंड के साथ पढ़ते हैं, ए के साथ। यानी अगर अरबी में आप बा पढ़ते हैं, उर्दू में आप बे पढ़ते हैं। अरबी में आप ता पढ़ते हैं तो उर्दू में थे पढ़ते हैं। अरबी में आप रा पढ़ते हैं, उर्दू में रे पढ़ते हैं। इस तरह अरबी और उर्दू के हरूफ तहजी को अदा करने में और पढ़ने में ये फ़र्क है। पिछले टॉपिक में हमने इंग्लिश लेटर्स, अल्फ़ाबेट, कॉन्सोनेंट, वावल के बारे में पढ़ा था। आज हमारा टॉपिक है वर्ड, कि वर्ड कैसे बनता है और वर्ड हम कैसे बनाते हैं, वर्ड की अहमियत क्या है, वर्ड किस चीज़ से बनता है। तो वर्ड के बारे में हम आज बात करेंगे। वर्ड्स की डिफिनीशन इस तरह है कि ग्रुप ऑफ लेटर्स, मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड। मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स, मानीखेज़ अल्फाज का, मानीखेज़ हरूफ का मजमुआ, इसको हम लफ्ज़ कहते हैं। यहाँ पे मीनिंगफुल ग्रुप से मुराद क्या है? मीनिंगफुल ग्रुप से मुराद ये है, अगर आपके पास 2, 3, 4 ऐसे लेटर्स हैं और आप उनको मिलाते हैं, ग्रुप में बनाते हैं, ग्रुप में रखते हैं, अगर वो ग्रुप में आकर आपको एक मीनिंग देते हैं, आपकी कुछ समझ उस लफ्ज़ को पढ़ने के बाद आती है, तो फिर तो वो ग्रुप ऑफ लेटर्स जो है वो वर्ड है। लेकिन अगर आप वो ग्रुप भी है और वो ग्रुप ऑफ लेटर्स भी है लेकिन मीनिंगफुल नहीं है, तो आप उसको वर्ड नहीं कह सकते। जैसे कि बोर्ड पे हमने कुछ अल्फाज मेंशन किए हैं, आप देख सकते हैं कि हमारे पास लफ्ज़ है WTR, दूसरा है TCHR, BG, DR, BK, STRT। ये हमारे पास इंग्लिश के डिफरेंट लेटर्स हैं। इन लेटर्स को हमने एक साथ रखा है, ग्रुप में रखा है, यानी 2 या 2 से ज़्यादा लेटर्स को मिलाकर ग्रुप कहते हैं। हमने इनको ग्रुप में रखा है, लेकिन हम देखते हैं कि ये ग्रुप हमें मीनिंग नहीं दे रहे। आप देखें कि पहला ग्रुप जो है WTR, ये ग्रुप है, लेकिन हमें कहीं भी अंग्रेज़ी में WTR वर्ड नज़र नहीं आ रहा, तो ये मीनिंगफुल नहीं है। इस तरह अगर आप दूसरे लेटर को देखें TCHR, ये भी एक ग्रुप ऑफ लेटर्स है, लेकिन ये हमें मीनिंग नहीं दे रहा। ग्रुप ऑफ लेटर्स के बाद वर्ड उस ग्रुप ऑफ लेटर को कहते हैं जिससे कुछ मीनिंग बन जाए। मिसाल के तौर पे आपके पास एक वर्ड है BIRD, बर्ड, ये भी ग्रुप ऑफ लेटर है, ये भी 5 लेटर्स हैं, लेकिन जब हम इसको पढ़ते हैं तो हमें समझ आती है कि बर्ड की मानी क्या है। इस तरह अगर हम WTR जो है, ये 3 लेटर्स हैं, ये ग्रुप है लेकिन ये मीनिंगफुल नहीं है। लेकिन अगर हम WATER पढ़ते हैं, ये भी एक ग्रुप है, लेकिन यहाँ पे वाटर पढ़ने से हमें समझ आती है कि ये वाटर की मानी पानी है, यानी यहाँ पे इसकी मीनिंग्स बनती है। अगर आप स्ट्रीट देखें STREET, तो ये ग्रुप ऑफ लेटर्स है, यहाँ पे इसकी मीनिंग बनती है। इसी तरह अगर आपके पास ग्रुप ऑफ लेटर आ जाए और वो मानी नहीं दे सकता, मानी नहीं दे रहा है, तो आप उस ग्रुप ऑफ लेटर को वर्ड नहीं कह सकते। अब जैसे कि मैंने कहा कि इंग्लिश के जो लेटर्स हैं ये स्टिकेबल नहीं है, ये एक दूसरे के साथ अटैच नहीं होते, एक दूसरे के साथ चिमटते नहीं हैं। इनको मीनिंगफुल बनाने के लिए ज़रूरी होता है
کہ جو لیٹرز ہیں ان کے آگے پیچھے یا دائیں بائیں یا بیچ میں کچھ واولز ہم ڈال دیں، پھر اس کے بعد جا کے وہ لیٹرز جو ہیں یا وہ گروپ آف لیٹرز جو ہیں وہ ہمیں میننگ دے سکتا ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ کنفیوژن ہے کہ اسٹیکیبل ورڈ کیا ہوتے ہیں، تو اسٹیکیبل ورڈ ہم نے اردو کے کچھ الفاظ دیکھے ہیں، جم اور نون تے، ان کو ہم ایک دوسرے کے ساتھ ڈائریکٹ جب اٹیچ کرتے ہیں تو یہ ہم ایک میننگ فل ورڈ دے رہا ہے جنت۔ اسی طرح کاف، میم، بے، لام، یہ الگ الگ حروف ہیں، ان کو ہم نے ایک دوسرے کے پیچھے رکھا ہے اور ڈائریکٹ ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہوئے ہیں، درمیان میں کوئی دوسرا لیٹر نہیں ہے، اور یہ چاروں لیٹر آپس میں مل کے ہم ایک ورڈ دے رہا ہے، ایک لفظ دے رہا ہے کمبل۔ اسی طرح کاف، لام، میم کے جو حروف ہیں یہ بھی ڈائریکٹ ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہو رہے ہیں اور ہمیں میننگ دے رہے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے اوپر جو ہم نے الفاظ لکھے ہیں WTR یہ بھی لیٹر ہیں، جیم، نون، تے یہ بھی لیٹر ہیں، لیکن جیم، نون، تے مل کر ایک لفظ دے رہے ہیں اور WTR آپس میں مل کر ایک لفظ ورڈ نہیں دے رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انگلش میں جب بھی گروپ آف لیٹرز کو آپ میننگ فل بنانا چاہتے ہیں اس میں واولز ڈالنا ضروری ہوتا ہے، اور آپ کو انگلش میں کبھی بھی کوئی لفظ واول کے بغیر نظر نہیں آئے گا۔ جب بھی کوئی ورڈ میننگ فل ہوگا اس میں واول ضرور ہوں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انہی لیٹرز میں ہم واولز ڈالتے ہیں، پھر اس کی میننگ دیکھتے ہیں کہ وہ معنی دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے۔ ہمارے پاس پہلا لفظ ہے WTR، WATER، اب ایک ورڈ بن رہا ہے واٹر، اور اس کی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ پانی ہے، لیکن یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ اس میں واول نہیں تھے تو یہ میننگ نہیں دے رہا۔ اسی طرح TEACHER، ٹیچر، اب یہ معنی دے رہا ہے کہ اس کے معنی کیا ہے، لیکن یہاں پہ TCHR یعنی یہاں پہ اس کے درمیان کوئی واول ہم نے نہیں رکھے تھے، اس لیے وہ معنی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں میچ اور نہیں مل رہے تھے، اور واول کے آنے کے بعد یہ جو ورڈ ہیں، یہ جو لیٹرز ہیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھ سٹک ہو جاتے ہیں اور تب جا کے گروپ اور میننگ فل گروپ بناتے ہیں۔ جیسے کہ بیگ ہے، اگر ان سے یہ اے ہٹا دیں صرف BG رہ جائے گا، جیسے کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے، تو BG کی کوئی معنی نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کسی بھی انگلش میں کسی بھی گروپ آف لیٹرز کو میننگ فل بنانے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہم ان کے بیچ واول ڈال دیں، اور واول جب ہم لگا دیں گے تو وہ ورڈ پراپرلی پروننسیٹ ہوگا اور اس کی ایک میننگ آئے گی۔ جیسے کہ ہم نے پہلے پڑھا کہ انگلش میں کوئی بھی لیٹرز جو ہیں دو یا دو سے زیادہ وہ واول کے بغیر میننگ نہیں دیتا، وہ اسٹیکیبل نہیں ہوتے، اور کسی بھی ورڈ کو، کسی بھی گروپ آف لیٹرز کو آپ واول کے بغیر اچھی طرح یا پراپرلی پروننسیٹ بھی نہیں کر سکتے، اس کی کوئی میننگز بھی نہیں آتی۔ ہم نے کچھ الفاظ نوٹ کیے ہیں اور ان کے درمیان سے واول ہم نے نکالے، دیکھتے ہیں کہ واول کے بغیر وہ معنی دیتے ہیں یا نہیں، اور پھر اس میں ہم نے واول ڈال دی ہیں، پھر بھی دیکھتے ہیں کہ وہ معنی کیسے دیتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے برڈ، BRD، اس میں آئی ہم نے نہیں ڈالا تھا تو BRD کا کوئی معنی نہیں ہے، اور اس کو ہم پروننسیٹ بھی نہیں کر سکتے، اور جب ہم نے آئی ڈال دیا تو یہ ایک میننگ فل ورڈ بن گیا۔ اس طرح فرنٹ، FRNT، اگر آپ درمیان سے اون ہٹا دیں تو اس کے کوئی معنی نہیں ہے اور آپ اس ورڈ کو پروننسیٹ بھی نہیں کر سکتے، لیکن واول کے آنے کے بعد یہ لفظ آپ پروننسیٹ بھی کر سکتے ہیں، یہ میننگ فل بھی بن جاتا ہے۔ اس طرح واٹر ہم نے اوپر لکھا ہے، ڈور ہے، ڈور سے آپ دونوں واول یعنی دونوں او نکال دیں تو DR بن جائے گا، اور DR جو ہے یہ کوئی ورڈ نہیں ہے، اس کو ہم پروننسیٹ بھی نہیں کر سکتے، ڈور واول کے آنے سے یہ ورڈ میننگ فل بن جاتا ہے۔ اس طرح آپ کے پاس لفظ ہے فادر، ورڈ، اس میں A اور E یہ دونوں واول ہیں، اگر آپ ان واولز کو نکال دیں تو آپ کے پاس FTHR بچ جاتا ہے، جو کہ پروننسیشن بھی اس کی ٹھیک نہیں ہوگی اور اس کی کوئی میننگ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ اس میں واول ایڈ کر دیں تو آپ اچھی طرح اس ورڈ کو پروننسیٹ بھی کر سکتے ہیں اور وہ ایک
मीनिंगफुल भी बन जाता है। हो सकता है आपके जहन में ऐसा सवाल आ जाए कि ऐसे अल्फाज इंग्लिश में हैं जो वावल के बग़ैर हैं और मीनिंग दे रहे हैं, उस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। हमने कुछ अल्फाज लिखे हैं वावल के बग़ैर हैं, और ये एक आपके पास ट्राई है TRY, इस तरह आपके पास स्काई है SKY। पिछले टॉपिक में हमने वावल्स के साथ सीमी वावल का भी जिक्र किया था, और सीमी वावल अगर आपको याद है एक W है और एक Y है, और हमने ये कहा था कि सीमी वावल जो है वो बाज़ औक़ात कॉन्सोनेंट का काम करता है और बाज़ औक़ात वावल का काम करता है। यहाँ पे जो अल्फाज हमने लिखे हैं TRY, ये तीनों कॉन्सोनेंट है और इसके बावजूद भी मीनिंग दे रहा है, और SKY इसके बावजूद भी मीनिंग दे रहा है, SYNC से इसके बावजूद भी मानी दे रहा है। तो सीमी वावल वाली बात को आप जहन में लाएं कि यहाँ पे Y जो है वो हाफ वावल के तौर पे काम दे रहा है, और ये Y जो है ये यहाँ पे बतौर Y नहीं बल्कि I की आवाज़ दे रहा है, यहाँ पे I की आवाज़ दे रहा है, यहाँ पे E की आवाज़ दे रहा है सेंक में। तो AIOU जो है वो वावल है और इनकी आवाज़ यहाँ पे Y दे रहा है। तो ये अल्फाज जो कि टोटली कॉन्सोनेंट है लेकिन मीनिंगफुल है, तो ये सीमी वावल Y की वजह से, जो कि E और I की आवाज़ देने की वजह से ये अल्फाज ऑटोमेटिकली मीनिंगफुल बन जाते हैं। वर्ड जो है, वर्ड इंग्लिश में स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट है। पहली वीडियो में हमने लेटर को स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश कहा था, और क्योंकि इंग्लिश में लेटर के बाद स्मॉल यूनिट नहीं है, और वर्ड को हम स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट इसलिए कहते हैं कि इंग्लिश जितनी भी है मुकम्मल ज़ुबान एक वर्ड के अंदर छुपी हुई है। जब भी हम लिखते हैं रिटन में या ओरल में बोलते हैं तो हम लेटर्स प्रोनाउंसिएट नहीं करते, बल्कि हम कंप्लीट वर्ड प्रोनाउंसिएट करते हैं, कंप्लीट वर्ड बोलते हैं, या जब हम लिखाई करते हैं तो हम कंप्लीट वर्ड लिखते हैं। इसलिए इसको स्मॉलेस्ट यूनिट मीनिंगफुल यूनिट कहा जाता है। इसके बाद फिर दो या दो से ज़्यादा वर्ड मिलकर फ्रेज बनाते हैं, फिर क्लास बनाते हैं, फिर 2, 3, 4 वर्ड्स मिलकर सेंटेंस बनाते हैं, फिर 1-2 सेंटेंस मिलकर कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं, 2, 3, 4 सेंटेंस मिलकर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं, फिर पैराग्राफ 2, 3 मिलकर आगे ऐसे बनाते हैं। इसी तरह अगर हम देख लें बुक्स में, न्यूज़पेपर्स में, तो तमाम के तमाम जितने भी हम प्रोनाउंसिएट करते हैं या लिखते हैं वो वर्ड ही होते हैं। और अगर आप देख लें तो ऐसे जो है, ऐसे के बाद हम यानी स्मॉलेस्ट जो है वो पैराग्राफ है, पैराग्राफ से स्मॉलेस्ट जो है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से स्मॉल कंपाउंड सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस से स्मॉल एक सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस से छोटा जो है वो एक फ्रेज है, फिर क्लास है, और उसके बाद जो सबसे छोटा है मीनिंगफुल की बात मैं कर रहा हूँ वो वर्ड है, और वर्ड के बाद कोई मीनिंगफुल ग्रुप इंग्लिश में नहीं है, इसलिए हम वर्ड को मीनिंगफुल यूनिट ऑफ इंग्लिश कह सकते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है। उम्मीद है कि इस लेक्चर में आप लोगों के लिए बहुत कुछ नॉलेज होगा। इसमें कोशिश करते हैं कि वीडियो की लेंथ कम से कम रखें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे, फ्रेजेस के बारे में पढ़ेंगे, क्लास के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।